तो हम लोग भाई ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में भी काफी चीजें तो हमने शायद डिस्कस कर ली थी। इनर्ट गैस एडिशन पे हम आ गए थे, याद है? यहाँ पे आ गए थे और कुछ होमवर्क दिया था, सही बात है ना, मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को। तो ये होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं भाई। करें डिस्कस होमवर्क। ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन बचे थे ना होमवर्क में, 1 और 2। तो आंसर आ गए सबके, सॉल्व कर लिया? बताओ भाई, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? इसका आंसर क्या है? तो कुछ लोग कह रहे हैं ए और कुछ लोग कह रहे हैं डी, यानी कि पावर्स में प्रॉब्लम है। क्या है भाई? काफी लोगों का आंसर वैसे ए आ रहा है और सही भी है। तो ये तो हमने बात करी थी ना कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू कम होगी। ये तो हमने कहा ही था, कहा था ना। तो आंसर अपना डी तो आ नहीं सकता। आंसर ए या बी में से कुछ आएगा, और एक्चुअली सॉल्व करोगे तो ए आएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? काफी लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यस, है ना। सिर्फ वैल्यूज रखनी। चलो मैं एक बार जल्दी से बता दूंगा आपको कैसे करना है, एक बार आंसर डिस्कस कर लें। अगले वाले का आंसर क्या है भाई? सेकंड वाले का जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड? इसमें भी काफी कॉमन सी मिस्टेक हुई होगी एक। वो कॉमन सी मिस्टेक ये होगी कि ग्राफ जो है वो एल एन का नहीं है, एल एन के का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ है लॉग के का। तो स्लोप को आप tan थीटा को डायरेक्ट माइनस डेल्टा एच बाय आर नहीं लिख सकते, है ना। तो जिनने माइनस डेल्टा एच बार लिखा होगा उनका आंसर बी आया होगा। ऑप्शन भी होता है एग्जामिनेशन हॉल में, हम इसको मार्क भी कर देते हैं, और फिर हमको लगता है कि आसान सवाल था, जल्दी हो गया, सही भी करके आए हैं, कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो लगता है नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन बी मार्क करने पे यहाँ पे नंबर कितने मिलेंगे बेटा? कितने नंबर मिलेंगे? -1। जीरो भी नहीं, यही तो नुकसान है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ऑप्शन होने का नुकसान ये है कि गलत होने पे -1 मिलता है। तो आपको वो 2.303 का फैक्टर याद रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में भी, इसलिए ये सवाल घर पे भी सही से प्रैक्टिस करने हैं। आंसर आपका आएगा डी, है ना। मैं जल्दी से इनको सॉल्व करके बता देता हूँ, पहले सेकंड कर लेते हैं फिर फर्स्ट कर लेंगे। सेकंड इज द इजियर वन, जल्दी हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इनर्ट गैस एडिशन स्टार्ट ही किया था ना लास्ट लेक्चर में बस अपन ने। चलो तो करें सॉल्व, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो तो लेट्स सॉल्व दिस। तो भाई स्लोप जो होता है एल एन के अपना था माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस सी, है ना। ये इक्वेशन थी वेंट ऑफ इक्वेशन। लेकिन अपने को ग्राफ किस किस में दे रखा है? देखो, लॉग के वर्सेस 1/t में ग्राफ दे रखा है ना। तो ये गिवन है ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1/t, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी, लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस सी। अब ये तुम्हारा y एक्सिस पर है, ये तुम्हारा x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये तुम्हारा स्लोप हो गया। ये स्लोप हुआ ना। माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, ये तुम्हारा स्लोप हो गया। देयरफॉर tan45 डिग्रीज इज माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। tan45 डिग्रीज 1 होता है, तो देयरफॉर 2.303 r is equals to minus delta h, which gives you delta h is equals to माइनस 2.303 r, और r की वैल्यू कैलोरीज में बच्चों कितनी होती है? 1.987 थी, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लिख देते थे? 2, बिल्कुल। विच गिव्स यू डेल्टा एच इज -2.303 इंटू 2 कैलोरीज, विच गिव्स यू -4.606।
कैलोरीज एज योर आंसर, है ना। तो बस ये 2.303 के फैक्टर की मिस्टेक हो जाती है। ये सिली मिस्टेक्स ही हमको समझनी है, इनको रोकना है, और ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक बात है। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा बच्चों डी। ऑल राइट, ठीक है, सही आंसर। नोट किया गया लोगों ने, जिन जिन को नोट करना था। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, what will be the equilibrium constant at 127 degrees Celsius if equilibrium constant at 27 degrees Celsius is 4? तो k की वैल्यू 27 पे दे रखी है, 127 पे पूछ ली है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है किलो जूल्स के अंदर। बिल्कुल आयुष, वही तो, ये मिस्टेक्स अपने को सुधारनी है ना। चलो, तो सॉल्यूशन फॉर 1, तो डेल्टा एच के साथ अपन ने इक्वेशन लिखी थी बच्चों, ln ऑफ k2 by k1 is equals to minus delta h अपॉन r। या चलो log वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर log of k2 by k1 is equals to minus delta h upon 2.303 r 1 by t2 minus 1 by t1। यही इक्वेशन लिखी थी अपन लोगों ने, है ना। लॉग से इसलिए किया क्योंकि लॉग में 10 की पावर्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो अब टेम्परेचर गिवन क्या है, T1 जो है टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में 300 केल्विन लिखेंगे। और इस वक्त K की वैल्यू दे रखी है 4, और T2 पर इसको K1 कह देते हैं। T2 इज 127 डिग्री सेल्सियस विच इज 400 केल्विन, और इस पर K2 की वैल्यू आपको पता करनी है। यही है सिचुएशन। पीयूष, ऐसा जरूरी नहीं है कि T1 हमेशा बड़ा लेना है, बस आपको ये याद रखना है कि K और T का सेट सही होना चाहिए, कि जो टेम्परेचर है उसके साथ का K। तो K2 के साथ T2 और K1 के साथ T1 आप बड़ा छोटा कोई भी ले सकते हो, द आंसर विल ऑलवेज कम करेक्ट, है ना। जनरली ऐसा कर लेता हूं, मतलब मैं जनरली क्या करता हूँ, T1 छोटा ले लेता हूँ, T2 को बड़ा ले लेता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन वैल्यूज पुट इन करके। तो यू हैव log ऑफ k2 अपॉन k1 की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो जरा। डेल्टा एच दे रखा है 46.06 किलो जूल। तो और नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्टली लिख दूं, प्लस 46.06 इंटू 10⁻³ जूल आएगा भैया, किलो जूल था तो ये आएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू जूल्स में कितनी आती है 0.0821, या हम अप्रोक्सीमेटली 25/3 ले लें जूल्स के अंदर, है ना। सॉरी, जूल्स के अंदर 0.021 बोलो, 8.314 जूल्स के अंदर आती है, उसको 25/3 ले लेते हैं, है ना। 0.021 तो लीटर एटीएम में आएगी बिल्कुल। तो इसको 25/3 रख लेते हैं जूल्स के अंदर, सेम यूनिट। 1 अपॉन T2 हमने ले रखा है 400 माइनस 1 अपॉन 300। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यू हैव log to the base 10 k2/4 इज इक्वल्स टू, अब देखो, एक तो ये 20 टाइम्स जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। और 5 से और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स जाएगा। तो अपने पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन 5 इंटू 400 और 300 का एलसीएम 1200 आएगा, और ऊपर आएगा 3 - 4, है ना।
यहां तक ठीक है? और चीजों को रिजॉल्व कर लें तो ये 4 3 से 100 टाइम्स जाता है, जाता है। और ये 100 के 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, 5 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा। तो अपने पास सॉल्यूशन आएगा कि log टू द बेस 10 k2/4 इज इक्वल्स टू, ये आएगा -1 इंटू 2, तो -2 आ जाएगा। अब यहां से log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो k2/4 is equals to 10 to the power minus 2, which gives you k2 as 4 into 10 to the power minus 2, which is your आंसर। सही है? ऐसे ही किया था लोगों ने, और जिन लोगों से नहीं हुआ या गड़बड़ हुई उनको समझ में आ गई अपनी मिस्टेक। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, तो ये 2 क्वेश्चंस तो अपने होमवर्क थे। इसके आगे हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। नोट कर लिया सबने? तो हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बातें कर लें। हाँ आयुष, बिल्कुल ठीक है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया था जनरल इक्वेशन के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे केपी का एक्सप्रेशन बना लिया था, और ये रिलेशन तक हम आ गए थे। इसमें हमने कहा था कि अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? अर्नव बेटा, डेल्टा एच की यूनिट इस पर डिपेंड करता है कि आर की यूनिट क्या है। तो डिपेंड करेगा ना, आर और डेल्टा एच की यूनिट सेम रखनी है बस। डेल्टा एच जूल्स में है तो आर भी जूल्स में रखोगे, डेल्टा एच कैलोरी में है तो आर भी कैलोरी में रखोगे। ऑल राइट, तो अब उस बात से आगे आ जाएं। इधर देखो सब लोग, ये हमने क्या, इसको जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। तो हमने ये देख लिया था कि अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 1, केपी इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पढ़ा था, लिखा हुआ है। ये लिखा था हमने कि जो भी हम इनर्ट गैस एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बातें कर रहे हैं ये सब। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने ऐड करी है इनर्ट गैस तो केपी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू 1 है, तो इसका क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा ना रेशियो, दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। इतना हमने समझ लिया था, और इसी के बेसिस पे हमने लिखा था कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस एट फिक्स्ड टेम्परेचर इफ डेल्टा एन जी इज 0। ये कर चुके थे हम, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड केस हमको करना था, अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं होता है तो क्या होगा। तो उसको करते हैं, उसको लिखते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम, वो सब बातें कर लेंगे। तो इसके आगे इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें हमको अलग अलग केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे कि अगर डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो क्या करेंगे। तो इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0, तो अलग अलग कंडीशंस आएंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दो कंडीशंस पे क्या करना है वो अपन देखते हैं। लिखो, ए, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। तो उसमें लिखो, देर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस
there is no effect of adding inert gas on equilibrium position under constant वॉल्यूम कंडीशंस। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस हैं तो आप इनर्ट गैस ऐड भी करोगे तो कोई फर्क इक्विलिब्रियम को नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। उसी एक्सप्रेशन से अपने पास समझ में आ जाएगा कि Kp इज C⁴ D⁴ अपॉन 8⁴ और B⁴ होल मल्टीप्लाइड बाय RT/V⁴ ये टर्म अपने पास था। अब इसमें ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भाई सब मेरे साथ लिख रहे हैं या लिख के फ्री हो गए तो फिर मैं समझाऊं। ठीक है, तो अब सब इधर देखना स्क्रीन पे। ठीक है भाई, ये टर्म तो कांस्टेंट है और आपने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस है, तो आर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रखा और वॉल्यूम भी आपने कांस्टेंट ले ली। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ले ली तो पावर कुछ भी बनी रहे, ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो अब ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट ले ही रखा था, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ले ली, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे वॉल्यूम भी नहीं बदल रही, टेम्परेचर कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो RT/V का टर्म नहीं बदलेगा, पावर कुछ भी बनी रहा है वो टर्म कांस्टेंट हो गया। तो ये रेशियो क्या हो गया, फिक्स्ड रेशियो हो गया। बिल्कुल। तो क्या होता है, ये चीजें बार बार देखने की जगह हम इसलिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि कंडीशंस अगर हमको पता रहेंगी तो हम उनको डायरेक्टली देख के डायरेक्ट बोल देंगे कि डेल्टा NG 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार हमको इनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। लिखा सब लोगों ने। तो इस कंडीशन में रेट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हम बना के देख लेते हैं कि इनर्ट गैस ऐड करने से रेट वर्सेस टाइम को कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है, रिएक्टेंट हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ रिएक्टेंट है, तो रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड, दिस इज RF, दिस इज RB। तो किसी टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो दिस इज योर T इक्विलिब्रियम, और आपने कहीं बाद में इनर्ट गैस ऐड भी करी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपने इनर्ट गैस ऐड करी है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो क्या किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे, जैसे फॉरवर्ड की रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, बैकवर्ड की रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ये बातें याद है ना? लिखा था अपन ने, आर एफ इज इक्वल टू कॉन्सेंट के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन वन ऑफ बी टू द पावर एन टू। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदल रही तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं नहीं अपने आप से। तो रेट फॉरवर्ड भी उतना ही रहता है और रेट बैकवर्ड भी उतना ही रहेगा। तो इस केस में ग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी है तो। बात समझ में आती है सबको? तो डेल्टा एन जी में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो इनर्ट गैस हाइड्रेशन करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है तो भी इनर्ट गैस ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक कंडीशन अब अपने को देखनी रह गई है कि डेल्टा एन जी 0 नहीं है तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, है ना? वो भी अपन बता देंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ग्राफ बना लिए सबने, ये कंडीशंस लिख ली, कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस, टी इक्विलिब्रियम, ये कर लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इक्विलिब्रियम से पहले रेट फॉरवर्ड कम हो रहा है, रेट बैकवर्ड बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम आने पे दोनों सेम हो जाते हैं, है ना? ये सब बातें अपन ने चैप्टर की बिगिनिंग से करना शुरू करी थी। ये ग्राफ हमने चैप्टर की शुरुआत में पहला ग्राफ जो बनाया था वो यही बनाया था। चलो, तो अब अपना केस सेकंड, एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस बी, addition of inert gas at constant pressure conditions। तो उसमें लिखो on adding inert gas under constant pressure conditions, comma, volume of the system increases and reaction shifts in the direction where moles of gaseous components are higher। Reaction shifts in that direction where moles of gaseous components are higher। तो इसका हम और डायरेक्ट रिजल्ट क्या दे सकते हैं कि इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा if delta ng is less than 0 then reaction shifts in backward direction, है ना? इसको एक्सप्लेन भी हम उसी इक्वेशन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं एक केस के लिए समझा भी देता हूं आपको, बाकी आप लिख के देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो सिर्फ आपको एक ही केस की दो कंडीशन याद रखनी है कि कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ऐड करोगे तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है,
और डेल्टा एन जी नेगेटिव होने पर रिएक्शन बैकवर्ड आती है। बस इतना सा याद रखोगे तो इनर्ट गैस एडिशन के केसेस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और बेटा इनर्ट गैसेस से क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें अगर रिएक्ट करती हैं रिएक्शन से तो फिर वो वाला फर्क हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगी, तो वो तो उन केसेस में आ ही जाएगा। ये केसेस अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। कोई चीज आपने ऐड करी वो रिएक्ट नहीं कर रही तो वो कॉन्सेंट्रेशन वैसे नहीं बदल रही है, तो उसको अपन कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेशन वाले केस में डायरेक्टली लिख नहीं रहे हैं, है ना। और पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चंस इसके बारे में, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस के बारे में। और ऐसा होता है एक्चुअली कि कई रिएक्शंस में इनर्ट गैसेस होती हैं सिस्टम के अंदर। नहीं तो अर्नब बेटा जीनोन ऐसे नॉर्मली थोड़ी रिएक्ट करता है, वैसे भी जीनोन ऐड नहीं कर रहे हैं, आर्गन या हीलियम ऐड करेंगे। लिखा हाँ या ना ये बताओ। सवालों पे आते हैं। सवालों से पहले मैं तुमसे वो इक्वेशन से और समझा दूं कि यही स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे अपन। यूज इस स्टेटमेंट को करना है, बस इसमें से एक स्टेटमेंट में इक्वेशन से समझा देता हूं आपको, और फिर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन। इनफैक्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट करवा के ही क्वेश्चंस पे आता हूं मैं ना। सही है रूपांशु बेटा। तो देखो इसको भी हम उसी इक्वेशन से कैसे समझाएंगे। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन क्या है कि सिंस Kp is equals to C की पावर n3 D की पावर n4 A की पावर n1 और B की पावर n2 इंटू RT/V⁴ डेल्टा Ng, है ना। बिल्कुल पुष्कर बेटा, वील फिनिश आवर चैप्टर टुडे। तो अब सुनना इस बात को, ये कांस्टेंट है, Kp इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे एडिंग इनर्ट गैस अगर करोगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, बढ़ेगी ना भाई। आपने अगर एक पिस्टन ले लिया और ऊपर से P कांस्टेंट है, तो अगर इसमें अलग से कुछ गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा ना। तो P और T कांस्टेंट होने पर V प्रोपोर्शनल टू N होता था, याद है, आइडियल गैस में पढ़ा था अपन ने। तो अगर आप N बढ़ाओगे तो V को बढ़ना पड़ेगा ना, P और T तो कांस्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ, बिल्कुल सही बात है। तो अब आपका V की वैल्यू बढ़ गई, सुनना बात को, V बढ़ गया, ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर V बढ़ गया, ये रेशो की पावर पॉजिटिव है, तो इस ओवरऑल की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना भाई। डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तो ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज हुआ, और इसकी पावर पॉजिटिव है, तो कोई वैल्यू अगर छोटी होती है और उसकी पावर पॉजिटिव होती है तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। और इंक्रीज होने के लिए किसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स की, और किसकी वैल्यू कम होगी, रिएक्टेंट की। तो भाई प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड। तो यही लिखा था अपन ने कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इतना सोच के तुम आप पहुंच जाओगे, लेकिन हर बार इतना नहीं सोचना है ना। ये रिवाइज करते रहो चीजों को, घर पर प्रैक्टिस में रखो। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट पता हो तो इनर्ट गैस के केसेस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में हम टाइम बचाएंगे, बात क्लियर है।
और ये दो स्टेटमेंट भी नहीं, तुम तो एक बात से याद रखोगे ना, एक स्टेटमेंट ये वाला, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा कि इनर्ट गैस ऐड करने पे कांस्टेंट प्रेशर में रिएक्शन वहां जाती है जब गैस के मोल ज्यादा होते हैं। बस इतनी सी बात, दो अलग अलग भी स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल विजिक्षु, सही बात है। जितना रिवाइज करते रहोगे, जितना याद कर लोगे, कुछ बातें तो याद रखनी पड़ती हैं अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन में टाइम बचाना चाहते हैं तो। लिखा सबने? तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे आएंगे, फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? चलो तो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। लिखो भाई क्वेश्चन, पहले अपना ये सिस्टम हटा दें हम। ये लिखना तो नहीं किसी को? क्वेश्चन पे आ जाएं। लिख लिया मतलब अभी अभी बचा तो नहीं ना लिखना? क्वेश्चन पे आ जाएं अपन। आ जाए भाई। चलो लिखो सवाल। क्वेश्चन: given the following reaction is at equilibrium, N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous, full stop. If at constant pressure conditions some inert gas is added into the system, into the system, then predict which of the following facts will be true. Then predict which of the following facts will be true. Your options are A, more NH3 gas is produced. B, less NH3 gas is produced at equilibrium, obviously, है ना? At equilibrium or at equilibrium. C, no effect on the equilibrium. या फिर D, Kp of the reaction decreases. बताओ भाई। मोर देन वन करेक्ट है या नहीं? अरे तुम बताओ तुम्हें क्या क्या सही लगता है, वो तो देख लेंगे। वैसे बता तो सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि तुम खुद से सोच के बताओ सही सही क्या है। तो काफी लोग डी को करेक्ट कह रहे हैं, तो भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केपी बदलेगा क्या?
केपी बदलेगा क्या? तो डी तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन और डेल्टा एन जी जीरो है क्या इसमें? डेल्टा एन जी जीरो है क्या? नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट भी आएगा। तो डी भी नहीं है और सी भी नहीं है। अब ए और बी में से तो कोई एक ही हो सकता है ना। तो कहाँ जाएगी रिएक्शन? तुमने कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड की है तो रिएक्शन कहाँ जाती है? जहाँ गैस के मोल ज्यादा होते हैं। तो गैस के मोल ज्यादा कहाँ है? बैकवर्ड जाएगी ना। तो बैकवर्ड जाएगी तो अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी भाई, बैकवर्ड जाएगी तो अमोनिया की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आंसर इज बी। आ रही है बात समझ में, कैसे यूज करना है लॉजिक, है ना। अच्छा, मैं तुमको वॉल्यूम के साथ भी एक रिलेशन बताई थी कि वॉल्यूम बढ़ती है तो रिएक्शन कहाँ जाती है भाई? वॉल्यूम बढ़ती है तो रिएक्शन कहाँ जाती है? हमेशा फॉरवर्ड जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको, इस पे भी सवाल कराना पड़ेगा। रुको रुको रुको, सवाल लिखेंगे। भूल जाते हैं सब, रिवाइज नहीं करते। अभी अभी बोला भी था मैंने ये बात, है ना। लिखो लिखो लिखो, रुको रुको रुको, लिखो सवाल, लिखो सवाल से बात करेंगे अपन। लेट्स डू अ क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, और मैं तुमसे इसका आंसर पूछूंगा, फिर इसमें सब ऑप्शंस में ये भी पूछूंगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो लिखो सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम comma change in volume of the system does not alter change in volume of the system does not alter the number of moles of reactants or products of reactants or products at equilibrium. Your options are A, PCl5 gaseous in equilibrium with PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous. B, N2 gaseous plus O2 gaseous in equilibrium with 2NO gaseous. C, N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous. या फिर D, SO2 Cl2 gaseous in equilibrium with SO2 gaseous plus Cl2 gaseous. तो पहले तो आंसर बताओ, फिर हर एक इंडिविजुअल ऑप्शन से भी मैं पूछूंगा तुमसे। हाँ, आंसर तो सबको समझ में आ गया, बी आएगा, है ना। डेल्टा एन जी जीरो है इसका। अच्छा, फर्स्ट वाले का डेल्टा एन जी बताना जरा, कितना है? 1। थर्ड वाले का डेल्टा एन जी बताना। -2। और फोर्थ वाले का डेल्टा एन जी 1। तो अब बताओ कि वॉल्यूम बढ़ाने पर, है ना, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, सुनना बात को, वॉल्यूम बढ़ाने पर पहली रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? स्पर्श पिट जाएगा। अमन तू भी। वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाती है जब गैसेस के मोल्स बढ़ रहे होते हैं, है ना। ये यहां भी लिखा है,
देखना जरा, पहले भी लिखवा चुका हूँ और ये अभी अभी लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस एंड द रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स आर हायर। कोई नहीं सुनता मेरी बात, है ना सर? बेचारे चिल्ला चिल्ला के कितना भी समझा लें, हम नहीं सुनेंगे। सुनेंगे ना? अब आगे तो नहीं भूलेंगे? सुनी ना सबने बात? ठीक है। तो शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, बात समझ में आती है भाई सबको? वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैसियस कंपोनेंट ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात। तो ये कहाँ जाएगी सेकंड वाली? वॉल्यूम बढ़ने पर सेकंड वाली अर्नब पिट जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, है ना? डेल्टा एन जी जीरो है, कहीं नहीं जाएगी। थर्ड वाली कहाँ जाएगी? बैकवर्ड, है ना? ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम थर्ड वाली बैकवर्ड जाएगी। फोर्थ कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड, बिल्कुल। ठीक है, लिखा सबने? लिख लिया? लिखा? ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे हम बिफोर मूविंग ऑन टू इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके, वन मोर क्वेश्चन। लिखो सवाल बेटा। क्वेश्चन: in a vessel containing N2, H2 and NH3 at equilibrium, some helium gas is introduced so that the total pressure increases while temperature and volume remain constant. While temperature and volume remain constant. Full stop. According to Le Chatelier's principle, the dissociation of NH3 your options are A, increases, B, decreases, C, remains unaltered.
या फिर डी, चेंजेस आर अनप्रिडिक्टेबल। बताओ भाई आंसर, सबको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। पीयूष डी कहाँ से आएगा? चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? बिल्कुल नहीं है चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल। चेंजेस आर नॉट अनप्रिडिक्टेबल। कौन सी कंडीशन है भाई, कौन सी कंडीशन है आपकी? किस कंडीशन में ऐड हुई है इनर्ट गैस? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में हम ऐड करते थे तो क्या कोई फर्क पड़ता था इक्विलिब्रियम को? नहीं पड़ता था ना। तो इक्विलिब्रियम जहां है वहीं रहेगा। तो इक्विलिब्रियम जब जहां है वहीं रहेगा तो डिसोसिएशन NH3 का कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो रिमेन्स अनऑल्टर्ड। बात समझ में आ रही है सबको? केस आइडेंटिफाई करने हैं बस, डेल्टा एन जी जीरो तो है नहीं इसमें। तो दो ही बातें बचती हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, है ना? तो कांस्टेंट प्रेशर होता तो चीजें बदल सकती थी, बट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चीजें नहीं बदलेंगी। ऑप्शन डी सेफ लगता है बेटा, ऑप्शन डी सेफ कैसे हो गया? -1 मार्क्स मिलेंगे तो सेफ कैसे हुआ? प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। सेफ तो तब होता है जब -1 नहीं मिल रहे होते। ठीक है, पर बेटा जो कंडीशन तुम बोल रहे हो उसमें ये तो बताओ कि तुमने चेंज क्या किया। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कुछ कह सकते हैं, तो इनर्ट गैस के बिना कैसे कह दें? चलो, तो उसके लिए लिखा तो है अपन ने, क्या बात कर रहा है, ये देखिए लिखा है लेस देन जीरो इनर्ट गैस एडेड रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख तो रखा है, तो फिर क्यों पूछ रहा है? जल्दी बता, जब ऑलरेडी लिख रखा है तूने तो फिर क्यों पूछ रहा है? अच्छा सुनो, अब बात, हम लोगों ने इनर्ट गैस के केसेस कर लिए और इनर्ट गैस एडिशन हमारा फोर्थ केस था। ठीक है, याद है आ रहा है? फोर्थ केस था। फोर्थ केस किसका? लीच एटलियस प्रिंसिपल का, कि अलग अलग कंडीशन, कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी, चेंजिंग वॉल्यूम, चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग टेम्परेचर में क्या क्या फर्क पड़ते हैं, वो तीन थे। फिर अपना चौथा केस आया कि इनर्ट गैस एडिशन से क्या आता है। फिफ्थ केस आएगा अपना कैटलिस्ट एडिशन से इक्विलिब्रियम को क्या फर्क पड़ता है। तो वैसे तो हम ये स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इनर्ट गैस ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट होता है? डू यू शिफ्ट इक्विलिब्रियम बाय एडिंग कैटलिस्ट? नहीं। तो हमको पता है, इस बात को लिख लेते हैं। फिफ्थ केस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, रेट बदलती है बस, बिल्कुल सही बात है, वो हमने पढ़ा हुआ था। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये लिख लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है कैटलिस्ट। इस चीज को लेकिन अपन काइनेटिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह क्या होती है क्या नहीं होती है। अच्छा चलो, स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा, अंडरस्टैंड हम काइनेटिक्स में करेंगे इस बात को। अच्छा, ऑर्गेनिक में पढ़ा था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो लिखो, catalyst increases rate of forward and backward reaction by same factor. Catalyst increases rate of forward
and backward reaction by same factor and does not change the position does not change the position of the equilibrium in bracket value of Kp and Kc remains unchanged, bracket close, full stop. Catalyst does not change the yield of the reaction. कैटलिस्ट रिएक्शन का यील्ड भी नहीं बदलेगा. ग्राफ बनाना है क्या इसका? इसका शायद थोड़ा बहुत ग्राफ बताया हुआ था मैंने कहीं, तो बताया था क्या? चलो ठीक है, मैं जल्दी से बनवा देता हूँ इसका ग्राफ. ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, सुन लो. रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर से ही बदलेंगे, तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाना भी हो तो इट्स नॉट टू टफ, मैं बता देता हूँ. रेट वर्सेस टाइम, तो अगर तुमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, this was your rate forward, this is your rate backward, and if this is your T equilibrium, और तुमने यहां कहीं पे कैटलिस्ट ऐड कर दिया, if you add your catalyst somewhere here, तो हमने कहा है कि कैटलिस्ट जो है वो रेट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बराबर से इफेक्ट करेगा ना. यही कहा है ना हमने. तो अगर ये आपकी ओरिजिनल रेट्स ऐसी चलती, यहाँ आपका आर एफ इक्वल टू आर बी है, तो कैटलिस्ट ऐड करने के बाद आपकी दोनों रेट्स बराबरी से बढ़ेंगी, है ना. बताया था ये थोड़ा बहुत शायद कि these will increase by same factor. बिल्कुल बिल्कुल सही है वैभव. तो आर एफ डैश इज इक्वल्स टू आर बी डैश मेंटेन रहेगा, है ना. वो H2 प्लस I2 HI वाला ग्राफ ऐसा दिखता है, लेकिन वो अलग चीज का ग्राफ था, है ना. ये है रेट्स का इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए, उसमें डेल्टा एन जी की कोई कंडीशन नहीं है. डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, डेल्टा एन जी नेगेटिव हो, इट्स रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैटलिस्ट ऐड करने पे ऐसा ही दिखेगा. अभी कितना ऊपर जाता है वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग हो सकता है, बट फॉरवर्ड के लिए भी उतना ही जाएगा जितना बैकवर्ड के लिए ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट.
है ना, तो आर एफ इक्वल टू आर बी रहेगा। हाँ पार्थ बिल्कुल ठीक है, ये लिखा। इसके बाद हमको बस एक चीज लिखना है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसको हम अलग से लिख लेते हैं, उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यूजफुल थ्योरी हमारी चैप्टर की खत्म हो जाएगी, सिर्फ कुछ थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस है वो मैं लिखवा दूंगा इक्विलिब्रियम की, उनका यूज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद करेंगे, तो उनका यूज यहाँ नहीं होगा, बट फॉर योर रेफरेंस फ्यूचर में कि आपको कहीं पर अगर जरूरत पड़े देखने की ढूंढने की तो आपको एक जगह लिखी मिल जाए वो इक्वेशंस। तो ली चार्टलेस प्रिंसिपल यहाँ पे एंड है, इसके बाद अलग से एक इंडिपेंडेंट हेडिंग लिखनी है तुमको। हेडिंग क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके पास कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बॉइलिंग ऑफ वाटर या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना, ये फिजिकल चेंजेस में आते हैं, फिजिकल रिएक्शंस में आते हैं, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन कोई नहीं है, फिजिकल रिएक्शन है, तो उसमें उस केस में क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का, तो ये भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है। इसके लिए भी बस एक सिंगल स्टेटमेंट में हमारा काम हो जाएगा, उस स्टेटमेंट से हम हर बार बता पाएंगे कि क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखा, हेडिंग लिखी सब लोगों ने, तो उसमें लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर in a physical equilibrium, comma, the equilibrium shifts in the direction where the substance is in higher density in bracket or lower volume bracket closed, higher density और लोअर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं इस बात को। एग्जाम्पल, आपके पास H2O सॉलिड है विच इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O लिक्विड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैव आइस इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर। तो भाई किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की के पानी की? पानी की ज्यादा होती है, भूल मत जाना, आइस की कम होती है भाई। आइस तो फ्लोट करती है ना पानी के ऊपर, भूल गए हैं? तुम तो अर्थ की एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल दोगे। हाँ, ग्लेशियर्स फ्लोट करते हैं उधर नॉर्थ पोल पे, एंटार्क्टिक आर्कटिक पे बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। टाइटैनिक डूब गया था बेचारा इस चक्कर में, इतनी बड़ी बात भूल गए तुम। अरे, और वो उतनी बड़ी बात छोड़ो, वो शरबत पीते रहते हो तुम उसमें ग्लास में बर्फ डाल डाल के गर्मियों में, तो क्या बर्फ नीचे डूब जाती है क्या? कहीं भी रिलेट तो किया करो फिजिकल लाइफ से। हाँ रूपांशु, तो भाई पानी इज एट हायर डेंसिटी, ठीक है। तो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्फ जो है वो पानी पे फ्लोट करती है, तो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में काम आते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक पे जमी हुई आइस, और आइस इज एट लोअर डेंसिटी।
है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कहाँ जाएगा भाई ये? फॉरवर्ड जाएगा, है ना। और ये आपको डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। आप दो आइस क्यूब्स लेके उनको प्रेस करना है एक दूसरे के अगेंस्ट, इफ यू प्रेस देम हार्ड दे विल स्टिक, है ना। अगर आप दो आइस क्यूब को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कर दोगे तो वो चिपक जाते हैं। या एक ग्लास के अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स एक के ऊपर एक रख दोगे तो नीचे वाले आइस क्यूब्स थोड़ी देर में चिपक जाते हैं, दे स्टिक टू ईच अदर, है ना। क्यों चिपक जाते हैं? आपने प्रेशर लगाया तो जो बीच में पानी है वो सॉरी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। दोनों के जो इंटरफेस है बाउंड्री है उस पे जो आइस है वो मेल्ट होगी प्रेशर लगाने से, होगी या नहीं? हाँ, है ना। तो ऐसे प्रेशर लगाओगे तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, फिर तुम जब प्रेशर हटाओगे तो वो आइस वापस वाटर वापस किस में कन्वर्ट होगा? प्रेशर कम करोगे तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा वापस, है ना। इट विल गो बैकवर्ड, जाएगा ना। हाँ, तो क्या होता है कि दो आइस क्यूब पे प्रेशर लगाते हो तो मेल्ट हो जाता है, फिर प्रेशर हटाते हो तो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो गया तो वो दोनों बीच में आइस क्यूब स्टिक कर जाते हैं, दे स्टिक ड्यू टू आइस फॉर्मेशन इन देम। इसके और भी वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। आप आइस के ऊपर एक धागा लगा दो प्रेशर लगा के, तो वो भी धागा जो है थोड़े टाइम में नीचे आ जाता है, उसके ऊपर वापस ऊपर से आइस जम जाती है ना। बिल्कुल, बहुत ठंडी जगहों पे गीले हाथ किसी भी ठंडे मेटल पे नहीं रखते हैं, बट वहां पे तो क्या ठंडे की वजह से हो जाता है, क्योंकि पानी टेम्परेचर कम होने की वजह से जम जाता है, वो केसेस अलग हो जाते हैं। बट अगर आप आइस के साथ एक्सपेरिमेंट करो तो आपको ये आसानी से दिख जाएगा कि आपने आइस के ऊपर थ्रेड लगाया, उसको थोड़ी देर दबाया तो वो थ्रेड नीचे चला जाता है और ऊपर की आई पानी जो है वो वापस जम के आइस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो बात समझ में आई सबको? तो इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं सिंपल सा। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर लगाने पे रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, बस। तो एक बात और बता दो भाई, अगर मैं इसकी बात और कर लूं तुमसे, चलो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल, H2O लिक्विड और H2O गैस, ये हो गया तुम्हारा वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ स्टीम या वाटर वेपर, जो भी तुम कहना चाहो। तो यहाँ प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ जाएगा भाई? बैकवर्ड जाएगा। हाँ सिद्धांत बेटा, इंपॉर्टेंट तो है, अगले चैप्टर में काम आएगा। बिल्कुल, गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी, तो काफ़ी गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हम हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं। यू अप्लाई हाई प्रेशर टू कन्वर्ट द गैसेस इनटू लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये लिखा सबने? चलो, तो एक क्वेश्चन और उसके बाद जल्दी से मैं तुमको थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस और लिखवा दूंगा एंड विल बी डन विद द चैप्टर। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, डेंसिटीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर densities of diamond and graphite are 3.5 and 2.3 grams per ml respectively. फुल स्टॉप। तुम्हें इक्विलिब्रियम दे रखा है कार्बन डायमंड
इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट, और इसका डेल्टा एच भी दे रखा है -1.9 किलो जूल पर मोल। देन फेवरेबल कंडीशंस, हाँ हाँ पीयूष एक्सोथर्मिक है ना, ये तो उल्टा करने में एनर्जी लगेगी। देन फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड आर, your options are A, high pressure, and low temperature, B, high pressure and high temperature, C, low pressure and high temperature, या फिर D, low pressure and low temperature। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। दो चीजें देख के बस तुमको बतानी है, प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट। तो पहले तो ये बता दो क्यू कहाँ लिखूं, डायमंड की साइड लिखूं कि ग्रेफाइट की साइड लिखूं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ग्रेफाइट की साइड, तो प्लस क्यू यहाँ लिखेंगे। तो डायमंड बनाने के लिए हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, है ना भाई? प्रोडक्ट बढ़ाओगे तब तो रिएक्शन पीछे जाएगी। तो टेम्परेचर तो हाई हो गया, अब प्रेशर की बात रह गई। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डायमंड की। तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो कंडीशन भी सही है ना भाई, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डायमंड बनता है ना। अर्थ के नीचे, बहुत नीचे होता है, वहां प्रेशर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो कोल या ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो योर आंसर इज बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये तो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अभी इस चैप्टर के लिए काम की जो थ्योरी है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे वो यहाँ तक के लिए है, यहीं तक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम यूज करेंगे, बट हम उनको लिखेंगे जरूर क्योंकि वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो हम उनको लिख यहाँ लेंगे जिससे आपके पास एक कंसोलिडेटेड प्लेस पे फॉर्मुलेज हो, कभी ढूंढने पड़े तो आपको मिल जाए आसानी से। इनका यूजेज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद करेंगे। 1 मिनट लगेगा, जल्दी से लिख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जल्दी से, ज्यादा काम नहीं है। thermodynamics of equilibrium process। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो अभी अपन इस चैप्टर के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बेटा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वैसे ही आने वाला है, बहुत बार यूज किया जाएगा, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एक रिलेशन होती है, इसको हम रिलेशन 1 कह देते हैं। सेकेंड रिलेशन हमारे पास कहां से आएगी कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी हमारा 0 होता है
एंड क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट बच्चों किसके बराबर होता है? के, है ना? Q इज इक्वल्स टू के। देयरफॉर ऊपर वाली इक्वेशन में अगर डेल्टा जी को आप 0 रख दोगे और के क्यू की जगह के रखोगे तो आपको एक नया रिलेशन मिल जाएगा। देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और 1 और 2 को यूज करके हम एक थर्ड इक्वेशन और बना देंगे जो हमारी इस चैप्टर की लास्ट इक्वेशन रहेगी। यूजिंग 1 and 2 डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के प्लस आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ से हमको मिल जाता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू आर टी एल एन क्यू बाय के। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है। आगे हम लोग इन चीज़ों को आगे के चैप्टर्स में यूज़ करेंगे जब हम इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स को एक साथ करेंगे यूज़। सो दीज विल बी यूज्ड देन। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम्स हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे भी 2 इक्वेशंस हैं तुम्हारे। तो वो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे। जी क्या होता है वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा आगे, बट अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि डेल्टा जी इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक टर्म है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। हमारे 2 ही चैप्टर बच रहे हैं फिजिकली केमिस्ट्री के क्लास 11th के, आयनिक और थर्मो, है ना। अगला चैप्टर हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। केमिकल काइनेटिक्स तो क्लास 12th का है बेटा। अच्छा एक सेकेंड, थ्योरी भाई यहाँ तक ही है, सुनो पहले, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। थ्योरी फॉर दिस चैप्टर इज अप टिल हियर फॉर नाउ, इससे ज्यादा हम अभी यूज नहीं करें। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करना सीखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है।